Hello everyone, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम नंबर सिस्टम चैप्टर देख रहे थे क्लास 10 का। लेक्चर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। लास्ट लेक्चर में हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देखी थी और प्रूफ ऑफ इर्रेशनलिटी स्टार्ट किया था और वहां पर एक क्वेश्चन कर लिया था हमने, रूट टू इज एन इर्रेशनल नंबर प्रूव करना। ठीक है, तो आई होप प्रीवियस लेक्चर आपने अच्छे से देखा होगा। तो ये वाला पार्ट तो आपको कंप्लीट था कि रूट टू को कैसे इर्रेशनल प्रूव करते हैं, है ना। अब जस्ट लाइक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, है ना। क्वेश्चन में मान लो कर दिया जाए रूट टू की जगह कर दिया रूट 5 को इर्रेशनल, है ना। तो वापस सेम प्रोसेस, ये टू टू आ रहा है, चेंज करते जाओ, ये 5 हो गया, इसको हटा दो 5 हो गया, इसको हटा दो 5 हो गया, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। क्या ऐसा बोल सकते हैं ना, 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, देन 5 आल्सो ए फैक्टर ऑफ ए, बिकॉज 5 इज ए प्राइम नंबर। हमने पढ़ा था ये थ्योरम तभी लगेगी जब यहाँ पर प्राइम नंबर, तो 5 क्या प्राइम है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा बोला जा सकता है, ऐसा होने पर ऐसा तभी बोला जा सकता था जब प्राइम नंबर हो, और 5 प्राइम है इसलिए आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए में 5 का फैक्टर हो गया, 5c हो गया, यहाँ 5 कर दो, ये ए इक्वल टू 5c आपने यहाँ पर पुट करा है। ठीक है, तो ये देखो सिर्फ चेंज करते गए थोड़ा थोड़ा और इजीली सॉल्व होता है ना। पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा वही हो गया, पूरा 2 की जगह 5 कर दिया, ये, है ना। यहाँ पे 5 हो जाए, ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आपसे रूट टू बोला जाए, जनरली सिलेबस में आपसे रूट टू, रूट थ्री, रूट 5 या रूट 7 ही पूछा जाएगा, मतलब अंदर प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो क्लियरली आपको दिख रहा है, बहुत आसानी से खत्म हो गया। रूट टू रूट 5 में कोई डिफरेंस नहीं आया, 2 की जगह 5 करता गया, है ना। यहाँ होल स्क्वायर था, 25 कर दिया, है ना। तो वही स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों में 5 का एक फैक्टर आ रहा है। तो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 वी कैन से दैट ए एंड बी have at least have 5 as a common factor which contradict that fact a and b are co-prime, है ना। ए और बी दोनों में कम से कम 5 का एक फैक्टर आएगा, वो स्टेटमेंट 1 और 2 से दिख रहा है, जबकि हम लेकर चले ए और बी को इंटीजर से which contradict that fact a and b are co-prime, so root 5 is their version। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं रूट 2 का, रूट 3 का, रूट 5 का, रूट 7 का। लेकिन क्या रूट 6 का भी आप ऐसे कर सकते हैं क्या? देखो, मैं 5 की जगह करता हूँ, रूट 6 का एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हो, है ना। अब आप रूट 6 का ऐसे करोगे क्या? देखते हैं, रूट 6 का भी ऐसे कर सकते हैं क्या? 5 की जगह 6 कर दो, ये 5 की जगह 6 कर दिया, 5 की जगह 6 कर दिया, 5 की जगह 6 कर दिया, नहीं, यहाँ पर आकर गड़बड़ हो जाए। 6 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, देन 6 आल्सो ए फैक्टर ऑफ ए, ये लाइन गलत है, क्योंकि ये थ्योरम हमें पता है, ये जो थ्योरम है सिर्फ प्राइम नंबर के लिए ही लगती है, आप इसको यहाँ पर नहीं लगा सकते। इट मीन्स रूट 6 का आप इस मेथड से नहीं कर सकते, रूट 6 के लिए आपको दूसरा मेथड कोई सा यूज करना पड़ेगा। हम देख लेते हैं रूट 6 का भी, क्योंकि एक बार बोर्ड में पूछा हुआ है तो वापस भी पूछा जा सकता है। क्या पता हम लोगों की किस्मत खराब हो, हम लोगों की तो नहीं होगी क्योंकि हम लोग तो पढ़ लेंगे अभी, है ना। तो रूट 6 का भी देखते हैं कैसा है। सबसे पहली चीज ये समझ में आना चाहिए कि रूट 6 का इस मेथड से क्यों नहीं हो रहा, कहां पर आगे अटक रहे हैं। यहाँ 6 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, सही है, बट 6 आल्सो ए फैक्टर ऑफ ए, ये लाइन गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने थ्योरम में पढ़ा था, इफ p डिवाइड्स a square या if p is a factor of a square, then p also a factor of a where p is a prime number। बट यहाँ पर 6 प्राइम नहीं है, इट मीन्स ये अगर a स्क्वायर का फैक्टर है तो a का फैक्टर होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं। इट मीन्स ये वाली लाइन गलत हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। तो अब यही देखते हैं कि अगर 6 आ जाए तो किस तरीके से हम उसे डील करें, है ना। सिर्फ रूट 6 का ही पूछा गया है एक बार, तो देख लेते हैं कैसे डील करोगे। सेम ए बाई भी मानोगे, इंटीजर्स लिखोगे, ए इक्वल टू रूट 6 भी, दोनों साइड होल स्क्वायर भी कर दोगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 6b स्क्वायर। अब देखो, अब थोड़ा सा चेंज होगा क्वेश्चन। ए स्क्वायर में 6 का एक फैक्टर आ रहा है, 6 क्या है? एक इवन नंबर है, इवन को आपने बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, इवन को आप ओड से मल्टीप्लाई करो या फिर इवन से मल्टीप्लाई करो, हमेशा इवन ही आता है। इट मीन्स ए स्क्वायर इज ए इवन नंबर, ऐसा बोल सकता हूँ, है ना। अगर ए स्क्वायर इवन नंबर है तो ऐसा बोल सकता हूँ ए आल्सो इज इवन, ए भी इवन होगा।
बचपन में पढ़ा है हमने, इवन का स्क्वायर इवन होता है, ओड का स्क्वायर ओड होता है ना। तो ए स्क्वायर इवन है तो ए भी इवन होगा, कोई डाउट? ए स्क्वायर इवन है ना, देखो 6 एक इवन नंबर है, इवन को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो ओड से, इवन से आउटपुट क्या है इवन, तो ए स्क्वायर इवन हो गया, तो ए भी इवन हो गया। ठीक है, अब ए एक इवन नंबर है, तो मैं ए को ऐसे लिख सकता हूँ ना, एटलीस्ट ए में 2 का तो एक फैक्टर होगा ही थी, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 का फैक्टर होना कंपलसरी है। तो ऐसा बोल सकता हूँ ए इक्वल टू 2c वेयर c इज 70। क्लियर? a इज इक्वल टू 2c वेयर c इज 70। वही पुट कर देंगे यहाँ पर, देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। 2c का होल स्क्वायर, 6 एज इट इज, b स्क्वायर एज इट इज, a इक्वल टू 2c पुट कर दिया, कितना हो गया 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 6b स्क्वायर, कट जाएगा 2 की टेबल से, है ना। कितना हो जाएगा 2c स्क्वायर इक्वल टू 3b, है ना। अब ध्यान से देखो, इसके बाद थोड़ी सी और सोचना पड़ेगा। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, क्लियरली आप बोल सकते हो ये एक इवन नंबर है, क्योंकि 2 एक इवन नंबर, इवन को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे वो इवन आएगा। इट मीन्स आपको 3b स्क्वायर क्या होगा, एक इवन नंबर होगा, होगा नहीं होगा 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर एक इवन नंबर के इक्वल है। अब यार 3 क्या है, ओड नंबर, है ना। अब 3 एक ओड नंबर है, तो b स्क्वायर हम क्या रखें जिससे वो इवन मिल जाए। अगर b स्क्वायर को मैंने ओड लिया तो ओड इंटू ओड, ओड आता है तो गलत हो जाएगा, तो b स्क्वायर को मुझे कंफर्म इवन लेना ही पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? 2c स्क्वायर ऑलवेज इवन होगा, इट मीन 3b स्क्वायर किसी इवन नंबर के इक्वल है, तो 3 तो ओड है। अगर b स्क्वायर को मैं ओड ले रहा हूँ, अपनी इच्छा से सोच रहा हूँ, अगर b स्क्वायर को ओड ले रहा हूँ तो ओड इंटू ओड ओड आएगा, जबकि तो इवन आ रहा है, तो कंफर्म में b स्क्वायर को इवन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं कंफर्म बोल सकता हूँ क्या, b स्क्वायर इज इवन नंबर, b स्क्वायर इवन है तो ऐसा बोल सकता हूँ b आल्सो इवन नंबर, क्योंकि इवन का स्क्वायर इवन होता है। क्लियर? अब देखो वापस वही चीज है, from statement 1 and statement 2 we can easily say that a and b at least have one common factor 2, because a and b both are even, दोनों इवन हो रहे हैं तो एटलीस्ट 2 का तो एक कॉमन फैक्टर इसमें होगा ही सही दोनों में, तो वही सेम लाइन चिपका। From statement 1 and 2 we can say that a and b have at least 2 as a common factor, why, because a and b both are even, तो दो एक कॉमन फैक्टर होगा ही थी, जबकि हम क्या लेके चले थे, a और b आर कोइंटिगर्स, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो √6 क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। डन। तो इस तरीके से हमको इस वाले पार्ट को प्रूव करना था, ये थोड़ा एक स्पेशल क्वेश्चन है, याद रखें आ सकता है ना। हमें तो हमारी प्रिपरेशन 100% रखनी है, हमें फुल मार्क्स लेके आने हैं मैथ्स में, हम तो यही चाहते हैं एक मार्क्स भी नहीं करते, उसके लिए हमें √6 भी आना चाहिए, क्योंकि √6 भी आ सकता है, और इतना कोई टफ है नहीं यार, वही ए बाई बी माना, यहाँ के बाद चेंज कर दिया बस, ए स्क्वायर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर इवन है, ए स्क्वायर इवन है तो ए भी इवन होगा, तो ए को क्या रख दिया 2c रख दिया, पुट कर दिया, फिर सोचा कैलकुलेशन, यार ये इवन है तो ये भी इवन होना चाहिए, इधर वाले पार्ट के इवन होने के लिए बी स्क्वायर का इवन होना कंपलसरी, खत्म हो गया। डन। तो याद रखें इसको, है ना। चलो आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इसी तरीके के। तो बस इतना ही आ सकता है, तो प्राइम नंबर वाला पूछ लेंगे कोई भी, तो बहुत आसान है, वही एक जो कन्वेंशनल मेथड है उसी को यूज करते जाओ, और अगर प्राइम नंबर नहीं है ना तो √6 के अलावा आपसे और कुछ नहीं पूछा, जस्ट लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव 2 प्लस √3 इज एन इरेशनल। देखो कैसे करोगे, सेम उसी तरीके से डील करेंगे, 2 प्लस √3 कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसे रैशनल प्रूव करना है, अज्यूम दैट 2 प्लस √3 इज रैशनल नंबर, तो ए बाई बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ले लो को प्राइम ले लो, एक ही, कोई दिक्कत नहीं, जो इच्छा हो। क्लियर? फिर √3 को इधर ही रखो, 2 को इधर ले जाओ,
√3 को इधर ही रखो, बी एलसीएम ले लो, कितना हो गया a-2, है ना। बस यहाँ तक ही सॉल्व करना है। देखो ए और बी दोनों इंटीजर थे, तो ये ऊपर वाला पार्ट भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा, और बी भी इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर आपको क्या मिलेगा, ये नंबर क्या मिलेगा, एक रैशनल। और जबकि इधर क्या लिखा हुआ है, इर्रेशनल। तो एक रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के कैसे इक्वल हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मतलब जो लेकर चले वो गलत। तो सिंपल 4 लाइन में या 3 लाइन में ही करना, ठीक है। अब बच्चे इसमें यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या √3 को भी इर्रेशनल हम प्रूव करके बताएगा, तो बता दो। अगर 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप √3 को भी इर्रेशनल प्रूव करके बताओ, और फिर बाद में बोल दो कि यार a-2b अपॉन b बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, है ना। तो वो इर्रेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मतलब वो क्या हो गया, इर्रेशनल हो, ठीक है। तो अगर 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आए तो इसमें √3 को भी इर्रेशनल प्रूव करके आप बता दो। क्लियर, कोई डाउट। तो देखो एक रैशनल नंबर इर्रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, तो ये क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। तो लैंग्वेज फॉर्म में आप नीचे लिख देना इसमें, a-2b upon b is a rational number which can't equal to the irrational number. It contradicts means it's a irrational. क्लियर। तो इसी तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। √3 को भी आप तो इक्वल प्रूव कर देना, हमें तो पूरे नंबर लाने हैं स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, हम तो जरा सी भी गलती नहीं करना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो भी इतना करने के बाद नीचे √3 को भी इर्रेशनल प्रूव कर, डन। चलो प्रूव दैट √2 plus √3 is an irrational number, है ना। √2 plus √3 irrational number। कई बार बच्चे मुझसे ऐसा बोलते हैं इस क्वेश्चन में कि सर देखिए √2 एक इर्रेशनल है, अलग से प्रूव कर देंगे √2 इर्रेशनल, √3 एक इर्रेशनल है, अलग से नीचे प्रूव कर देंगे √3 इर्रेशनल है, जैसे अपन ने पहले करा √2 √3 दोनों इर्रेशनल प्रूव कर दिए, तो सर उनका सम तो इर्रेशनल आएगा ही थे, तो खत्म, प्रूव हो गया। क्या ये बात सही है क्या, कि 2 इर्रेशनल नंबर आपने प्रूव कर दिया अलग अलग, और लास्ट में लिख दोगे एक लाइन कि सम ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल, क्या सही है क्या, नहीं, गलत। कैसे, ये एक इर्रेशनल नंबर है ना, और -√2 भी एक इर्रेशनल नंबर है, मैं इनका सम कर रहा हूँ तो क्या है, तो √2 - √2 0 आ रहा है, 2 इर्रेशनल नंबर से, और इन दोनों इर्रेशनल नंबर का सम क्या है, 0 आ रहा है, जो कि क्या है, तो ये कहना पूरी तरीके से गलत है कि 2 इर्रेशनल नंबर का सम, 2 इर्रेशनल नंबर का सम ऑलवेज इर्रेशनल आता है, इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट। 2 इर्रेशनल नंबर का सम ऑलवेज इर्रेशनल आता है, इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियरली दिख रहा है 2 इर्रेशनल नंबर है, उनका सम 0 आ रहा है, 0 आ रहा है मतलब क्या आ रहा है, रैशनल, ठीक है ना। तो ऐसे तो नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे, वही सेम मेथड, मान लोगे ये रैशनल, ठीक है, मान लिया रैशनल, वही ए एंड बी आर इंटीजर, इसको रफ कर देते हैं, ए एंड बी आर इंटीजर, स्क्वायर कर दें बोथ साइड, √2 plus √3 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा a² अपॉन b, ठीक है। ओपन करोगे तो √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आएगा, तो इधर हो गया a² अपॉन b, कितना हो गया 5 + 2√6 इज इक्वल टू a² अपॉन b, फिर 2√6 इज इक्वल टू a² अपॉन b², 5 को उधर ले जाओ, ठीक है, कितना हो जाएगा 2√6 अपॉन b² एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा a² - 5b, इस 2 को भी आप इधर नीचे डालो, ठीक है ना। अब इस स्टेटमेंट को
ठीक है, हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद ये रैशनल वाला पार्ट एक साइड रख दिया और 5 को उधर रह गया, रैशनल वाला पार्ट एक साइड रख दिया। अब इसको वापस देखो, ए और बी इंटीजर्स थे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी क्या होंगे, इंटीजर ही होंगे, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर ही होता है, तो ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, तो ये वाला पार्ट क्या बता रहा है, रैशनल, ये वाला पार्ट बता रहा है रैशनल नंबर, और √6 क्या बता रहा है, इररेशनल। इट मीन्स एक रैशनल नंबर इररेशनल के कैसे इक्वल हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मतलब जो लेकर चले आप वो गलत थे, मतलब आप क्या लेकर चले थे, आप लेकर चले थे कि इररेशनल है, तो आप जो लेकर चले इररेशनल वो गलत है, क्या आएगा, रैशनल। डन, चलो ठीक है, तो ध्यान रखें इस क्वेश्चन को कैसे करें। ये नेक्स्ट वैरायटी होगी है ना, तो इररेशनल में जितने भी प्रूव्स आते थे, जितने भी वैरायटी के, एक तो √2 √3 वाला, एक √6 वाला सेकंड, थर्ड अभी जो 2 + √3 वाला किया था, और फोर्थ ही, तो जितने भी प्रूव आते थे इररेशनल वाले वो सब मैंने आपको बता दिया, इसके बाहर से और कुछ भी नहीं है। क्लियर, इसमें वही बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर हम √6 को भी आगे इररेशनल प्रूव कर दें क्या, हाँ कर दो, बिल्कुल पूरे मार्क्स चाहिए, 1 मार्क्स भी नहीं कटना, ठीक है, तो आप इसमें भी √6 को इररेशनल। चलो आगे बढ़ो। तो ये एक और टॉपिक खत्म हो गया ना, इसके बाद अब एक थ्योरम है, उस थ्योरम को समझते हैं। लेट x इज ए रैशनल नंबर, तो थ्योरम लिख रहा हूं मैं, लेट x इज ए रैशनल नंबर and its terminate and its decimal expansion is terminates। x को मैंने एक रैशनल नंबर लिया जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेट, ठीक है, देन x can be expressed, x can be expressed in the form of, in the form of a by b, where a and b are co-primes, where a and b are co-primes, and prime factorization of b, and prime factorization of b is in the form of, is in the form of 2 की power m into 5 की power n, where m and n belongs to whole। ठीक है, समझते हैं, चल दिया हमने ये इतना सारा। अगर x कोई सा रैशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है ना, तो अगर आप x इस तरीके से a by b की फॉर्म में लिखा है और a और b को प्राइम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, a और b को प्राइम होने का मतलब है कि दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कट वगैरह करके आपने पहले सिंप्लीफाई कर दिया, जस्ट लाइक 2/4 है तो पहले 1/2 लिखा आपने, है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा a और b को प्राइम में, तो क्या होगा, जो डेनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में होगा 2 की पावर m into 5 की पावर n, वेयर m and n बिलोंग्स टू होल नंबर। m और n किसको बिलोंग करेगा, होल नंबर, होल नंबर मतलब जीरो भी इंक्लूड है ना, तो जीरो भी हो सकता है। अब सुनो कैसे क्वेश्चन आएगा, अगर आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा p/q की फॉर्म में और आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताओ कि इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि p/q में लिखा है तो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है तो डेसिमल एक्सपांशन दो तरीके के हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, तो एक तरीका तो आप डिवाइड करके देखो, बट आपको डिवाइड करके नहीं दे, आपको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहले तो को प्राइम होना चाहिए ए और बी, मतलब उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद जो डेनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइज करो, वो इस फॉर्म में आना चाहिए। इस फॉर्म में आने का मतलब क्या है कि या तो 2 दिखे या 5 और 2 दिखे या 2 and 5 दिखे, 2 दिखेंगे तो भी चलेगा ना, 2 दिख रहे हैं मीन्स क्या हो गया, n 0 हो गया, इसलिए 5 दिख नहीं रहा है और n 0 हो सकता है,
तो 2 दिखे, 5 दिखे या 2 and 5 दिखे, इसके अलावा कोई सा भी प्राइम फैक्टर आपको डेनोमिनेटर में दिख रहा है, इट मीन्स वो टर्मिनेटिंग नहीं है ना। जस्ट लाइक सिंपल एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने लिखा 1/60, कितना हो रहा है, पहले तो को प्राइम थे दोनों, सिंपल होगा नहीं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 2 के फैक्टर आ रहे हैं, इट मीन इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा 1/16 का, टर्मिनेटिंग होगा, तो लिख सकते हो आप आगे इससे टर्मिनेट। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लो, 24, 1/24 है ना, क्या करोगे, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 की पावर 3 × 5 8, सॉरी 3 आएगा। ठीक है, अब देखो हमने बोला था कि डेनोमीटर में हमेशा 2 या 5 ही दिखना चाहिए, यहाँ तो 3 भी आ गया, इट मीन ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये कैसा होगा, नॉन। ठीक है ना, डायरेक्ट बता रहे बिना डिवाइड किए। अब जैसे 3/20 ये लिख दिया आपने। अब कई बार बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे डायरेक्ट ऐसे करने लग जाते हैं, डेनोमीटर का प्राइम फैक्टराइज कर दिया और बोल दिया अरे 3 आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, पहले जो जिस चीज का ध्यान रखना है ना उस चीज का ध्यान रखो, ये ए एंड बी आप को प्राइम्स बनाओ, उसके बाद थ्योरम लगाओ। अभी ए और बी को प्राइम नहीं बने क्योंकि पहले कुछ कट रहे हैं 3 की टेबल से, तो पहले आपको 3 की टेबल से काटना पड़ेगा इसमें, तो 3 की टेबल से आप कट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो गया तो कितना हो गया डेनोमीटर 2 क्यूब, 2 का फैक्टर दिख रहा है मतलब कैसा हो गया, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या, सबसे पहले आप उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ए और बी को को प्राइम बनाओ सिंपलेस्ट फॉर्म में, वरना अगर आप डायरेक्ट कर देते तो आपको दिख गया था इसमें 3 का फैक्टर आ गया, अगर आप डायरेक्ट कर रहे थे इसका फैक्टराइजेशन तो उसमें 3 आ रहा था और आपने बोल दिया था नॉन टर्मिनेटिंग, जबकि क्या आ गया, टर्मिनेटिंग। तो इस चीज का ध्यान रखें, पहली चीज क्या, सबसे पहले ये देखें कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन का ध्यान रखना है आपको। क्लियर, प्राइम फैक्टराइजेशन ए और बी को प्राइम हो उसका ध्यान रखो, को प्राइम होने के बाद आप डेनोमीटर का प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। जस्ट लाइक और एग्जांपल आप लेना चाहें तो 1/100 लिख दो, 1/100 हो गया, प्राइम फैक्टराइज करा, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर आ गया, तो सिर्फ 2 या तो 2 के फैक्टर आए या 5 5 के आए या 2 5 दोनों के आए तो भी चलेगा, तो ये चलेगा ना, क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। 2 और 5 के अलावा कुछ भी तीसरा आता है काम खत्म, डन। तो याद रखें, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, थ्योरम के स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं, सिंपल इससे याद रखें ए और बी को प्राइम बनाए और फिर बी का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, इस फॉर्म में हो रहा है तो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। इन एग्जांपल से आई होप क्लियर होगा सारा। चलो कुछ क्वेश्चंस और करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है 77/210 और क्वेश्चन नंबर 2 है 15/16। ठीक है, तो वही आपको बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। तो ये सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, 7 से कट हो रहा है अभी, तो 7 से कितनी बार कट हो जाएगा, 11, और 7 से नीचे आ जाएगा 30। ठीक है, अब हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में दोनों को प्राइम आ गए, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कितना आएगा, 2 3 5 ये आएगा। अब इसमें 3 दिख गया, 3 दिख गया मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, साफ साफ सिर्फ 2 और 5 दिखेंगे तो ही टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर, चलो इसके पास हो वही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, पहले 5 से डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, है ना, 5 3 जा 15 बचा 1 320, तो कितना आ गया 3/320, है ना। अब और तो हो ही नहीं रहा फर्दर सिंप्लीफाई, पहले सिंप्लीफाई करना होता है प्रॉपर अच्छे से देखकर, फिर बाद में फैक्टराइज करेंगे। अब 320 को फैक्टराइज कर दो, 2160 280 240 220 2
10 2 5 5 1, तो कितना हो गया 3 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, तो 2 और 5 ही दिख रहे हैं, बस काम खत्म। कैसा होगा टर्मिनेटिंग, 2 ही 2 दिखे तो भी टर्मिनेटिंग, 5 5 दिखे तो भी टर्मिनेटिंग, 2 एंड 5 दोनों दिखे तो टर्मिनेटिंग, इनके अलावा कुछ भी हो तो नॉन टर्मिनेटिंग। डन। तो आई होप सबको ये पार्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। देखो ये टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ, है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या होती है, उसका स्टेटमेंट आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन में क्या कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है आप लोगों से कि एचसीएफ और एलसीएम निकालो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से। तो इसका क्या मतलब हुआ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कुछ और कुछ नहीं है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने एचसीएफ एलसीएम निकाला है वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ना। कुछ नंबर देके बोला जाए इससे एचसीएफ एलसीएम निकालो, इट मींस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एचसीएफ एलसीएम निकालो। कई बार एग्जाम में इसका स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको सिर्फ इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, है ना। एग्जाम में स्टेटमेंट पूछना भी आ जाता है कई बार, है ना। तो सिर्फ इसका स्टेटमेंट देख लीजिए, बाकी मेथड तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। तो स्टेटमेंट क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन as a product of prime, as a product of prime, and this factorization is unique, and this factorization is unique except the order in which factors occur, है ना। तो ये इसका थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। थ्योरम का स्टेटमेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछे जाते हैं कई बार। यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट पूछा गया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट पूछा गया है। तो ऐसा ना सोचें कि मैथ्स के पेपर में सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन आते हैं, तो थ्योरी भी आ सकती है थ्योरम पूछने, इसीलिए लिखा है, समझो एक बार। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, हर कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है, एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर होता है। इसका मतलब समझते हैं, बाकी तो आपको आगे हमें पता है यार, जो भी कंपोजिट नंबर होता है उसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं, है ना। बस उनमें ऑर्डर की हो सकता है, जो ऑर्डर है वो यूनिक ना हो। इसका मतलब क्या हुआ समझ, जस्ट लाइक मैंने कुछ भी ले लो, 60 ले लो, चलो मैंने 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 30 2 15 3 5 5 5, ठीक है। तो 60 को मैंने क्या लिख दिया, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर है, कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये फैक्टराइजेशन यूनिट। या फिर मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता था, 60 था तो पहले 5 से कर देता 12 आ जाता, फिर 2 से कर देता 6 आ जाता, फिर 3 से कर देता 2 आ जाता है ना। तो 60 किसके इक्वल आ गया, 5 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3, है ना। तो अभी भी फैक्टराइजेशन तो यूनिक है, बट ऑर्डर चेंज हो गया यार। पहले अपन ने 2 से करा था या 5 से कर दिया तो 5 आगे आ गया, तो बेकार सी बात है ना। हमें पता वो मल्टीप्लिकेशन है तो आगे पीछे आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो वो भी यही कहना चाह रहा है कि यार ऑर्डर, वो ऑर्डर जिसमें फैक्टर ओकर्स हो रहे हैं वो चेंज हो सकता है। या 2 पहले आया, पहले 2 आया, 2 आया फिर 3 आया, पहले 5 आया फिर 2 आया फिर 3 आया, तो ऑर्डर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल स्टेटमेंट आपको इसका रट्टा मानना है, स्टेटमेंट आप इसका रट्टा मान लो, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस मैंने बता दिया आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होंगे, नंबर्स दे दिए जाएंगे, बोलेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से एचसीएफ और एलसीएम निकालो। तो ये कोई अलग मेथड नहीं है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड है वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक
इट मीन्स आपको वही मेथड यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए, अगर पूछा जाए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से निकालो। डन।